जय हिंद बच्चों। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या हालचाल, कैसे हैं सभी? आवाज सबसे पहले यही पूछ लिया जाए, आवाज आ रही है बराबर? सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्लियर है? तो जल्दी से लिख दो यस सर, जल्दी से लिख दो यस सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं मैं आज, और इजी करता जाऊंगा मैं धीरे धीरे। आपका मैथ्स आपको अच्छा होता जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। जो अभी तक किया है मैं उसका भी बिल्कुल रिवाइज करूंगा, रिवीजन दूंगा, बिल्कुल ध्यान रखा जाएगा। सबसे पहले आज इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाला हूं, उसके पहले मैं आपको एनसीईआरटी बच्चे करते हैं ना, मैं थोड़ा सा उसका डिस्कशन दे दूं आपको। एनसीईआरटी का थोड़ा सा डिस्कशन दे दूं, है ना? एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी से बच्चे बोल रहे हैं कि इसके क्वेश्चन करवाए या नहीं करवाए, तो इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूं। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1, इसमें आपको सिर्फ सारणिक हल करना है, मात्र सारणिक हल करते आता है तो 4.1 हो जाएगी। किस तरह से सारणिक हल करते हैं यदि ये आता है आपको, तो 4.1 एक्सरसाइज आपकी अच्छे से हो जाएगी। मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं आपको एनसीईआरटी का, ताकि वो क्वेश्चन आपके नहीं बाकी रहे। फिर है 4.2 एक्सरसाइज। 4.2 में सारणिकों के प्रगुण पर है, मतलब प्रॉपर्टीज लगा लगा कर क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, पर जो क्वेश्चन नहीं आए, जो क्वेश्चन नहीं बने, जो प्रश्न नहीं बने वो मुझे बताएं, वो मुझे बताएं, मैं उनको यहां पर फिर से कर दूंगा। ये आप बात ध्यान रखें। 4.2 एक्सरसाइज में जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं वो मुझे आप बोलोगे, मैं वो क्वेश्चन यहां पर फिर से सॉल्व कर दूंगा, है ना? 4.3 एक्सरसाइज बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है। 4.3 एक्सरसाइज में आपको 3 तरह के क्वेश्चन हैं। पहला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले टाइप का क्वेश्चन। उसमें क्या करना है, 3 बिंदु दिए हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे, 1/2 मॉड में लेना है डिटर्मिनेंट, x1 पॉजिटिव वैल्यू लेना, धनात्मक मान लेना। सॉल्व करने के बाद क्षेत्रफल को कभी ऋणात्मक मत लिखना। ये इस तरह से क्षेत्रफल निकालना है और पूरे का मापांक पॉजिटिव लेना है। एक तो 4.3 में इस टाइप का क्वेश्चन है। एक आपका क्वेश्चन है सरेख का, कोलिनियर है पॉइंट, समरेख हैं या बिंदु कोलिनियर हैं। तो एक लाइन में पॉइंट यदि है तो यही वाला निकालना है और इसको बराबर में 0 रखना है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तीसरा है कि 2 बिंदु दिए हैं, रेखा का समीकरण निकालना है, रेखा का समीकरण निकालना है, और आपके पास 2 पॉइंट दिए हैं, जैसे मान लो ए बी और सी डी दिए। तो रेखा का समीकरण आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं, सीधे सीधे निकाल सकते हैं। पहले एक्स वाई ले लो, फिर उसके बाद ए बी ले लो, और फिर उसके बाद सी डी ले लो, और इसको हल कर लो तो रेखा का समीकरण आ जाएगा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन हैं आपके 4.3 एक्सरसाइज में। इसके जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे वो आप मुझे बताएंगे। पहले वाले में सिर्फ सारणिक हल करना है, 4.3 में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, समरेख हो तो इसी क्षेत्रफल को 0 रखना है, और रेखा का समीकरण निकालना हो तो 2 बिंदु दिए होंगे, उनको नीचे ले लेना, ऊपर एक्स वाई लेना, बराबर 0 हल करोगे तो आपका रेखा का समीकरण आ जाएगा। और एक एक्सरसाइज जो 4.4 है, इसके अंदर आपको उपसारणिक जो मैंने निकालना सिखाया है, उपसारणिक निकालना है तथा सहखंड निकालना है, जो कि हम अच्छे से पहले वाले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं।
ये 4.4 एक्सरसाइज में ऐसा है। 4.2 के जो क्वेश्चन बोलोगे ना मैं बताऊंगा पक्का, है ना, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डाउट सेक्शन में पूछा जाएगा, डाउट इंजन में पूछा जाएगा, वहां डाउट दूसरे टीचर भी आंसर देंगे और देते हैं टीम हमारी, और मैं भी आपको उस पर आंसर करूंगा। ये आपको 4 एक्सरसाइज इस तरह से करना है। और रही 5th एक्सरसाइज की बात, तो बेटा 5th एक्सरसाइज मैट्रिक्स से संबंधित है, आव्यूह से रिलेटेड है। जब मैं आव्यूह पढ़ाऊंगा तो वो 5th एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। अब 5th एक्सरसाइज में समीकरण हल करने वाली बात है। रेखिक समीकरणों के निकाय, है ना, रेखिक समीकरण ऐसे, या तो ऐसा लिखा हो a1x b1y बराबर c1, है ना, a2x प्लस b2y बराबर c2, या तो ऐसा लिखा हो, या 3 वाली इक्वेशन हो a1x। समीकरण हल करते थे 10th में हल करते थे हम, a1 b1y c1x c1z बराबर d1। 2 वाले तो आप सॉल्व करते थे, a2x b2y c2z बराबर d2। और ऐसी 2 वेरिएबल है, 2 चर हैं या 3 चर हैं, ऐसे समीकरण हल करना हम सीखेंगे। ऐसे समीकरणों को हम हल करना सीखेंगे और इनमें से 100% जेई मेंस और एडवांस में प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब आज का लेक्चर यदि आपने ध्यान से देखा तो एक क्वेश्चन आपका 100% हो जाएगा और इसमें अपनी तरफ से कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ेगा। जो मैं बताऊंगा वही करना होगा। एक बच्चा बोल रहा है डाउट, चलो मैं डाउट यहां फटाफट देख लेता हूं। मॉड्यूल सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है। बेटा डीपीपी और नोट फाइल ठीक से सॉल्व करो तो मॉड्यूल भी सॉल्व होने लगेंगे। पहली क्लास है तो आप बड़ी गलती कर रहे हो, आप पुरानी क्लासेस भी अटेंड करो। रंजीत, फिर भी आज जो मैं बताने वाला हूं पिछले वाले से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, केवल सारणिक हल करते आना चाहिए। 3.2 नहीं है यार, 4 पॉइंट है शायद, 4.2 है। 4.2 का 5th क्वेश्चन में ध्यान रखूंगा। आप मेरा डाउट सॉल्व नहीं करते। अंश बाबू, तुम हमेशा ऐसा ही बोलते हो, जबकि ऐसा नहीं है। तुम प्रश्न पूछो, मैं बराबर उत्तर दूंगा। अरिहंत की बुक बिल्कुल सही है। आरोही, ये क्या मालूम क्या क्या लिख दिया। 4.2 की मैक्सिमम क्वेश्चन कर चुके हैं, जो नहीं है वो मैं आपको बता दूंगा। बच्चे का एनसीईआरटी कंप्लीट है, वेरी गुड। 4.2 का 5, 9 और 10 3 क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। बेटा एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन में साथ में बता रहा हूं, ऐसा कंफ्यूज मत हो। एडवांस लेवल के कल भी मैंने क्वेश्चन बताए थे, बराबर क्वेश्चन बता रहा हूं। प्रोडक्ट वाले बताए थे 3, 5, 10, 2, 12। मैं ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। ये वाले क्वेश्चन आपको फिर से बता दूंगा। 4.2 के ये क्वेश्चन मैं बता दूंगा, मैंने देख लिए हैं कौन कौन से क्वेश्चन की आप बात कर रहे हैं। सर यदि डिजिट नेगेटिव में दी होगी तो कैसे पॉजिटिव करेंगे? ये कोई बात हुई? डिजिट नेगेटिव है तो नेगेटिव ही है, मॉड लिया जाएगा तो पॉजिटिव हो जाती है। चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन में जरूर करवाऊंगा। अब जो है जो क्वेश्चन करवा चुका हूं वो तो नहीं, पर जो मैंने नहीं करवाए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको बराबर करवाऊंगा। अब जो मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूं पूरा फोकस सबका इधर, सब लोग बहुत ध्यान से देखने वाले हैं, क्योंकि इसमें से 100% जेई मेंस या एडवांस में क्वेश्चन पूछा ही जाना है। इनमें से 100% एक क्वेश्चन आना, मतलब एक क्वेश्चन तो आपका तय हो सकता है यदि आज आप कंसेप्ट ठीक से समझ लो तो। आज आप कंसेप्ट ठीक से समझ लो तो आपका एक क्वेश्चन 100% हो जाएगा। डिटर्मिनेंट थोड़ा सा डिटर्मिनेंट सॉल्व करते भी आता है तो मैट्रिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिटर्मिनेंट सॉल्व करते भी आता है तो मैट्रिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। बनिया साहब, आप बोलो डाउट इसी में लिख दो यार, कुछ इसी में लिख दो। चलो अब मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, है ना। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं 10th वाली बात से, है ना। पहले तो ये चलो इस पॉइंट को समझ लो, संगत हल और असंगत हल, है ना। यदि किसी समीकरण के कोई हल है, यदि समीकरण के
के हल हैं, 1 है 10 है उससे मतलब नहीं, हल हैं, तो हम उसको बोलते हैं समीकरण के संगत हल हैं। क्या बोलते हैं? यदि हल निकलते हैं तो हम बोलते हैं संगत हल हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कंसिस्टेंस है इक्वेशन। यदि हल निकलते हैं, यदि हल निकलते हैं, यदि हल है, मान लो को अपन सॉल्व करते हैं और इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं। अब जो है आप फालतू बातें ज्यादा करने लग जाओगे, इसलिए पहले में थोड़ी देर के लिए चैट बंद कर दूं क्या, है ना? क्योंकि 12th वाले बच्चे मैंने देखा आप ठीक से बराबर ले नहीं रहे हो, जैसा गेन करना चाहिए वैसा और अच्छे से गेन करो, है ना? मैं मान रहा हूं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज आपको लगाते नहीं आ रही, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो उसका सॉल्यूशन मैं और निकालूंगा और कोशिश करूंगा जो आप 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बोल रहे हो बोर्ड लेवल के, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेकर आऊंगा, भले ही मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़े, पर वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। यदि समीकरण के हल है तो हम ऐसा नहीं बोलते समीकरण के हल है, हम बोलेंगे समीकरणों के संगत हल हैं, मतलब उसके साथ हल निकल रहे हैं। और यदि समीकरण अपन दो सॉल्व कर रहे हैं और कोई हल नहीं है, यदि समीकरणों के हल नहीं है, तो हम बोलेंगे असंगत हल है। क्या बोलेंगे? असंगत हल है, मतलब हल नहीं है, मतलब बोलेंगे असंगत हल है। असंगत हल है मतलब हल दोनों समीकरण के लेकिन अलग अलग है, एक साथ नहीं है, एक साथ नहीं है, नॉन कंसिस्टेंस। क्या बोलेंगे? नॉन कंसिस्टेंस, नॉन कंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन कंसिस्टेंट। यदि दो समीकरण, जैसे अपन ने एक समीकरण लिया है ना, x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 10, इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो इसके हल आ रहे हैं आपके, इसके हल आ रहे हैं। क्या हल आ रहे हैं? इसको मैंने यहां पर 6 ले लेता हूं, इसके हल आ रहे हैं। तो x बराबर कितना, इसको दोनों को सॉल्व करो तो 16 8 और y बराबर कितना 2, ये हल आ रहे हैं। तो ये कंसिस्टेंस है, हल आ रहे हैं ना, एक आए चाहे 10 आए, हल आ रहे हैं ना, समीकरण हल कर रहे हो तो उनके सॉल्यूशन मिल रहे हैं ना, तो वो आपके संगत हल में कंसिस्टेंस में आएंगे। लेकिन जैसे मैंने यहां दो समीकरण लिखे, x प्लस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 6, अब यार इन दोनों के हल नहीं हो सकते, इन दोनों को माइनस करूंगा तो कैसे हो सकता है कि x प्लस वाई बराबर 5 भी आ जाए और x प्लस वाई बराबर 6 भी आ जाए, तो ये नॉन कंसिस्टेंस है, मतलब इसके असंगत हल है, इसके हल अलग हैं, इसके हल अलग हैं, कॉमन हल इसका कोई भी नहीं है, संगत हल इसका कोई भी नहीं है। ऐसा हल नहीं है जो इसको भी संतुष्ट कर दे और इसको भी संतुष्ट कर दे, है ना? फिर दो चीज और लिख रहा हूं, कभी कभी ऐसा आएगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब ऐसा लिखा आएगा कि तुच्छ हल, हिंदी में बोलेंगे तुच्छ हल, या सार्थक, मतलब या बोलेंगे असार्थक हल, है ना? तुच्छ हल ही उसको बोला जाता है। तुच्छ हल किसको बोलेंगे? जब x, y और z तीनों 0 0 आ जाए, तीनों 0 0 आ जाए, x भी 0 आ जाए, y भी 0 आ जाए, z भी 0 आ जाए, तो बोलेंगे ये ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनो यार, x भी 0, अब कैसे आएगा वो आगे, पर x भी 0 आ जाए, y भी 0 आ जाए, z भी 0 आ जाए, तो बोलेंगे ट्रिवियल सॉल्यूशन। और यदि एक भी इसमें से नॉन जीरो आ रहा है, शून्य नहीं आ रहा है, तो बोलेंगे उनको नॉन ट्रिवियल, है ना? या इसी को बोलेंगे हम अशून्य हल, नॉन जीरो, अशून्य हल, या बोलेंगे अतुच्छ हल। आगे आप समझेंगे इसको और डिटेल में, अभी इस पे ज्यादा गौर मत करो। अभी तो ये दो पॉइंट पे गौर करो, यदि दो समीकरण हैं उनके हल निकलते हैं, दोनों का एक ही हल, एक जैसे हल दोनों के, तो बोले दोनों समीकरणों के संगत हल है। और इसमें क्या है, इन दोनों समीकरणों के सॉल्यूशन नहीं निकल रहे हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो दो समांतर रेखाएं हैं, एक बार x प्लस वाई 5 है, एक बार x प्लस वाई 6 है, ऐसा कोई हल नहीं मिलेगा जो 5 भी ले आए और 6 भी ले आए, मतलब संगत हल नहीं निकलेंगे, तो इसको बोलेंगे असंगत हल। ये दो बात पे ध्यान दो, इन दो पे हम आगे देखेंगे, पर इतना ध्यान रखना ट्रिवियल बोला है, तुच्छ हल बोला है, मतलब x y z 0 है, कब होंगे वो बाद में देखेंगे।
और 0 0 नहीं है और कुछ भी है तो उसको बोलेंगे नॉन ट्रिवियल, अतुच्छ हल या अशून्य हल, नॉन जीरो सॉल्यूशन। ये कभी कभी अनंत हल भी होता है पर यहां नहीं, है ना। आगे देखते हैं 10th वाली बात, दो चरों के रैखिक समीकरण। a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। अब इसमें 3 बातें आती हैं जो आपने 10th में पढ़ी हैं। एक तो आएगा अद्वितीय हल। क्या आएगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब इसका केवल और केवल एक ही हल बनेगा, समझते हो ना। यूनिक, अद्वितीय मतलब केवल एक, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब? यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब कि जो a1 अपॉन a2 है और b1 अपॉन b2 है ये बराबर नहीं होना चाहिए। ये बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों का रेशो डिफरेंट डिफरेंट है तो हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। इसका मतलब दो रेखाएं आएगी जो एक पॉइंट पे कटेगी, दो लाइन आएगी जो एक पॉइंट पे कटेगी। दो रेखाओं के समीकरण है ये रेखाओं के समीकरण है, ये लाइन की इक्वेशन है, रेखाओं के समीकरण है ना। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं है तो लाइन एक पॉइंट पे कटेगी और यही इसका सॉल्यूशन होगा जो इसको भी संतुष्ट करेगा और इसको भी संतुष्ट करेगा। और दो रेखाएं केवल और केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगी, है ना। दूसरा देखो सेकंड है दूसरा है कोई हल नहीं। ऐसा कब होगा? कोई हल नहीं मतलब नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में ऐसा होगा, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर होगा, लेकिन c1 अपॉन c2 बराबर नहीं होगा। एक तरह से देखा जाए तो दो रेखाओं के कोई हल नहीं है का क्या मतलब कि दोनों रेखाएं आपस में कटती नहीं हैं। कब नहीं कटती हैं? जब वो समांतर होती हैं, एग्जाम्पल 2x प्लस 3y बराबर 6 और 4x प्लस 6y बराबर 11। तो आप देखो 2/4 3/6 तो है रेशो में, ये तो रेशो में है, लेकिन 6/11 के बराबर नहीं है। तो ये क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं है, समांतर रेखाएं हैं। और तीसरा अनंत हल। अब यार दो रेखाएं तो एक पॉइंट पे कट सकती हैं, फिर अनंत हल का क्या कंसेप्ट है? इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। ऐसा कब हो सकता है? जब अनंत बिंदु मिले। तो ऐसा तब हो सकता है जब एक ही रेखा को अलग अलग तरीके से दो बार लिख दिया है। मतलब एक ही रेखा b1y c1 a2x b2y और c2 दो लाइन एक जैसी आ जाए, जैसे x प्लस y बराबर 6 और 2x प्लस 2y बराबर 12। अब देखो दोनों एक ही लाइन है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रेखाएं कैसी है? ये एक रेखा है और दूसरी रेखा भी यही है, दूसरी भी यही है, एक के ऊपर एक ही रेखा को दो तरह बता दिया तो ये हर पॉइंट पे कट रही है, ये आपके अनंत हल हैं। मतलब दो रेखाएं सेम मिल जाएं सॉल्यूशन तो क्या बोलेंगे? अनंत हल है ना। दोनों रेखाएं
A1 A2 और B1 B2 तो बराबर आ जाए, लेकिन C1 C2 अलग आ जाए तो कोई हल नहीं है। 10th में पढ़ा है आपने, समांतर रेखा है और A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। ये बच्चों आपने 10th में पढ़ा था। इतना समझ में आता है कि नहीं, जरा बता दो। ये समझ में आया हो तो बता दो, जल्दी से बता दो। अब फिजूल के क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन पूछो जो पूछने के हैं, जो पूछने के हैं वो क्वेश्चन पूछो। 4.2 के मैंने क्वेश्चन नंबर देख लिए, मैं लिख के ले आऊंगा, वो सारे क्वेश्चन एक बार करवा दूंगा, उससे आपका रिवीजन हो जाएगा पक्का, मैं प्रॉमिस करता हूं, है ना। भले एक लेक्चर ज्यादा लग जाए, लेकिन पहले मैं 4.2 के जो जो आपने क्वेश्चन बोले वो क्वेश्चन में लेकर आ जाऊंगा। ये सब क्लियर है। अब ये सब क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन ये जो है ना, इस पर प्रश्न एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में आते हैं और एडवांस तक में आते हैं। देखना जरा, ये बताऊं, बोलेगे सर ये इसमें आपका ये तो 10th वाला पढ़ा दिया, इसमें इसका क्या लेना देना। ये देख, ये देख, ये देख, ये है एडवांस में, एडवांस में क्वेश्चन इसी पर, इसी कंसेप्ट पर, यही वाले कंसेप्ट पर, है ना। चलो अपन 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी से करें। पहले ये बोला है, बोले इसका कोई हल नहीं है तो ए का मान ज्ञात करो। मतलब क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर अपॉन ए, 2 माइनस ए अपॉन 2a माइनस 1, दोनों बराबर होना चाहिए, और 4 अपॉन ए की पावर 5 माइनस 2 इसके बराबर नहीं होना चाहिए। कोई हल नहीं है का ये कंसेप्ट है कि ये रेशो बराबर होना चाहिए, ये दोनों, और ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए। अब ए के मान अपने निकालना है, ए का मान क्या हो सकता है। मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, इतना इतना सॉल्व करता हूं, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सॉल्व करता हूं, ये हिस्सा हल करता हूं इतना पहले। तो ये क्या आएगा, ए और एक के ए कैंसिल हो जाएगा, ए अपॉन 1 बराबर 2 माइनस ए अपॉन 2a माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए 2a माइनस 1 बराबर 2 माइनस ए, तो ये आया ए। इसको एक काम करो, ए भी रहने दो, अभी ए भी रहने दो, क्योंकि ए भी तो हो सकता है, इसको मैं ऐसा कर देता हूं, ए भी तो हो सकता है, ए स्क्वायर 2a माइनस 1 ए और 2 माइनस ए, इसको मैं इधर ले आता हूं, 2a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बराबर 2a माइनस ए स्क्वायर। इस तरफ ले आते हैं, इस तरफ ले आते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2a और ए स्क्वायर, है ना। तो ये ए स्क्वायर तो इसमें कैंसिल हो रहे हैं, 2 भी कैंसिल हो रहे हैं। क्या आया, ए क्यूब बराबर ए आया, तो ए क्यूब माइनस ए बराबर 0 हुआ। ए कॉमन, ए स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 हुआ। तो ए माइनस 1 और ए प्लस 1 बराबर 0 हुआ। तो ए की वैल्यू क्या क्या आ गई, 0, 1 और माइनस 1। पहले तो मैंने इन दोनों से ए की वैल्यू निकाल ली, पहले तो मैंने क्या करा, इन दोनों से ए की वैल्यू निकाल ली। अब पर चेक करो, अब चेक करो, चेक कैसे करो, चेक कैसे करो भाई, ए 0 रखो, यहां पे ए बराबर 0 रखो, चेक करके देखो, ए 0 रखो उसमें, तो कितना हो जाएगा, x तो 0 ही हो जाएगा, 0 रखोगे तो 2y बराबर 4 आ जाएगा, और दूसरा वाला 0 रखोगे तो माइनस y बराबर माइनस 2 आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करो तो ये आया y बराबर 2 और ये भी आया y बराबर 2, सेम लाइन आ गई है, सेम लाइन आ गई है, तो ये अनंत हल हुए, मतलब 0 इसका आंसर नहीं है। यार ध्यान से देखो यार, मैंने पहले a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 किया, सॉल्व किया, भाई a 0 भी तो हो सकता है यार, पर 0 के लिए यहां जब मैं 0 रखने जा रहा हूं तो दोनों लाइन सेम टू सेम मिल रही है, y बराबर 2 y बराबर 2, सेम लाइन, मतलब अनंत हल। अच्छा a बराबर 1 लेता हूं, a बराबर 1 रखता हूं इसमें, तो x 1 रख लेना सीधे, x प्लस y बराबर 4, और इसमें भी रखता हूं x, यहां भी रखता हूं 1 रखता हूं, तो 1 रखूंगा तो 2 माइनस 1 y
और बराबर यहां 1 रखता हूं तो -1। देखो जरा, दोनों समांतर रेखाएं हैं, मतलब नो सॉल्यूशन है। दोनों समांतर हैं, एक जैसी दिख रही हैं, नो सॉल्यूशन है। a बराबर -1 भी रख के देखो, -1 रखो तो ये हो जाएगा x, और -1 रखोगे तो +3y, और बराबर ये कितना हो जाएगा 4। दूसरे में रखोगे -1 तो -x, -1 रखोगे -3y, और बराबर -1 रखोगे तो -3। देखो ये दोनों भी समांतर रेखाएं हैं, तो ये भी नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो दो आंसर आ गए इसके, एक तो a बराबर 1 और a बराबर -1, ये इसके आंसर आ गए। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, फिजूल के कमेंट मत करो, सच बोल रहा हूं, है ना। यहीं पर ड्रॉपर बच्चे इतने ध्यान से पढ़ रहे हैं प्रयास बैच में, और लक्ष्य में जो है ना कुछ बच्चे, मतलब आप फिजूल के क्वेश्चन कर रहे हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, सीधा सीधा है, ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है। यदि आपने मन में ठाना है कि मुझे IIT में निकालना है, तो फिर बेटा मेरी बात पे पूरा गौर करो यार, फिर मेरी पूरी बात पर आप गौर करो, एक एक बात ध्यान से देखते जाओ। ये बात पूरी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से क्या यार, हर क्वेश्चन में एक ना एक बच्चा ऐसा बोल ही देता है कि समझ नहीं आया, जबकि इससे सरल हो नहीं सकता। 10th में पढ़ा था आपने, है ना। मैं बोल रहा हूं कि नो सॉल्यूशन की मैंने ये कंडीशन लगाई, कोई हल नहीं है तो ये कंडीशन लगाई, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन सीखना तो पड़ेगा ही, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और हल किया। अब गुणा करना सीखो, a स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई हुआ 2a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ये आया 2a माइनस a स्क्वायर, दोनों तरफ माइनस a स्क्वायर है, या तो इसको उधर ले जाओ या सीधे कैंसिल कर दो, 2 भी कैंसिल हो जाएगा। a के 3 रिजल्ट आए, तीनों रिजल्ट मैंने यहां रखे। पहली बार में y2 आया, मतलब सेम सेम आ गया, तो अनंत हल, एक ही लाइन हो गई। दूसरी बार में 1 और -1 रखने पर दो समांतर रेखा आई, तो कोई हल नहीं है, ये हो गया। और कितना अच्छे से समझो ना, ध्यान से समझो। अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। अरे भाई ये देख क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, x + 3y = 4। ये क्या लिखा है, -1 रखा अपन ने उसमें, अब रख के देखना -1, तो यहां माइनस कॉमन ले ले, तो ये भी क्या लिखा है। अब देख, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, मतलब ये समांतर रेखाएं हैं, तो कोई हल नहीं है। ऐसा ही तो किया है, कोई हल नहीं है। कितनी बार बताऊं, मैं पूरा बताता हूं, फिर एक बार आराम से तो समझ रहे हैं यार, आराम से तो समझ रहे हैं बेटा, है ना। हाँ, अरिहंत की बुक अच्छी रहेगी। एडवांस का क्वेश्चन देखो, है ना। अब हमें देखना है इन अलग अलग कंडीशन। देखो जरा, पहले मैं इस इक्वेशन को यहां लिख लेता हूं, ax + 2y = λ, फिर 3x - 2y और बराबर म्यू। पहले तो मैं यूनिक सॉल्यूशन देखता हूं, यूनिक सॉल्यूशन की बात करता हूं, यूनिक सॉल्यूशन की बात करता हूं, तो a/3 = 2/-2 नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल आता है आपको। तो a/3 इज नॉट इक्वल टू -1, तो जब a -3 नहीं होगा तब ये अद्वितीय हल होगा। जब ये, अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जब ये -3 नहीं होगा तो ये अद्वितीय हल होगा। मतलब a बराबर -3 नहीं होगा तो कुछ भी हो, लेमडा म्यू कुछ भी हो, भाई इसकी बात ही नहीं करी हमने। देखो जरा, यहां पर C1 C2 की बात नहीं हुई है, C1 C2 की कोई बात नहीं, बस ये दोनों अलग अलग हो तो अद्वितीय हल है। मतलब a बराबर लेमडा म्यू कुछ भी हो, a बराबर -3 नहीं होगा। a ले लो, अल्फा ले लो, अल्फा समझ लो उसको, अल्फा बोला है तो अल्फा ले लो, ये अल्फा जैसा लिखा भी है, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा है ना, अल्फा है ऐसा समझ लो। तो अल्फा बराबर -3 नहीं है, -3 नहीं है तो सभी मानों के लिए अद्वितीय हल है। मतलब ये बात तो पक्की है, बी आंसर तो है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक से ज्यादा उत्तर हो सकते हैं, है ना। अब अपन देखें अनंत हल की कंडीशन में देख लेते हैं और
कोई हल नहीं की भी देख लेते हैं, है ना। अनंत, पहले कौन सा लिखूं, कोई सा भी लिख देता हूं, अनंत हल के लिए देख लेता हूं, अनंत हल के लिए ले लेता हूं अल्फा अपॉन 3, 2 अपॉन -2 और लेमडा अपॉन म्यू। देखो ये दोनों बराबर हैं, तो अल्फा अपॉन 3 बराबर -1 बराबर लेमडा अपॉन म्यू, मतलब अल्फा बराबर -3 और इनको मैंने बराबर रखा लेमडा अपॉन म्यू बराबर -1, तो लेमडा बराबर -म्यू और लेमडा प्लस म्यू बराबर 0। अनंत हल की यह कंडीशन है, मतलब जब लेमडा प्लस म्यू 0 हो और अल्फा बराबर -3 हो तो इसके अनंत हल होंगे, मतलब ये भी आंसर है। और यदि अल्फा बराबर -3 हो और लेमडा प्लस म्यू 0 नहीं हो, मतलब ये इक्वल टू नहीं आए, तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो ए, बी, सी और डी तीनों इसके उत्तर हैं, तीनों इसके उत्तर हैं। समझो ध्यान से, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है भाई। यही तो, अब इसको बराबर नहीं लगा दोगे तो कोई हल नहीं आ जाएगा, है ना, कोई हल नहीं होगा ना। यदि कोई हल नहीं, कोई भी हल नहीं, तो अल्फा अपॉन 3 2 अपॉन -2 इज नॉट इक्वल टू लेमडा अपॉन म्यू। तो इससे अल्फा तो -3 आएगा और लेमडा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि बराबर नहीं है। यदि इस पे अनंत हल है तो इस पे कोई हल नहीं है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन करो, आराम से हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक बार और बताओ, एक बार और बताओ, बस ये लिख दो, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। अल्फा अपॉन 3 और 2 अपॉन -2, 2 से 2 काट -1, अल्फा जब -3 नहीं है तो अद्वितीय हल है, ये रहा। इसका मतलब जब अल्फा -3 होगा तो या तो अनंत हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। अनंत हल के लिए इसे भी बराबर होना चाहिए। यदि मैंने इसको बराबर लिखा तो लेमडा प्लस म्यू 0 आ रहा है, मतलब अल्फा -3 हो और लेमडा प्लस म्यू 0 हो तो अनंत हल है, और अल्फा -3 हो और लेमडा प्लस म्यू 0 नहीं हो तो कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है ना। ऐसा ही, ऐसा ही देखो, एडवांस में आया था क्वेश्चन, ये जेई मेंस में आया, देखो एक बार जेई मेंस में आया, इसके कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, मतलब k + 1 अपॉन k इज इक्वल टू 8 अपॉन k + 3 इज नॉट इक्वल टू 4k अपॉन 3k - 1। तो k के कितने मान होंगे जिस पे ये कोई हल नहीं है, ये कंडीशन होना चाहिए। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। करो सॉल्व, सॉल्व करो जरा, सॉल्व करो इसमें। कितने, कोई हल नहीं के लिए के मानों की संख्या क्या होगी, चलो आ जाओ, आओ इस पे करते हैं। बताओ, बताओ, करो सॉल्व, इतना सॉल्व करो और बताओ। आज जो मैं बताने जा रहा हूं ना, उसमें आपको पहले वाला का भी कोई जरूरत ऐसी नहीं पड़ेगी, केवल डिटर्मिनेंट सॉल्व करते आना चाहिए, सारणिक हल करते आना चाहिए बस। हाँ जल्दी से बताओ, के कितने हल होंगे जिसके लिए कोई हल नहीं बने, कोई हल नहीं हो, जिसके लिए कोई हल नहीं हो। के कितने मान होंगे जो इन समीकरण को संतुष्ट करेंगे, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। के कितने मान होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। के कितने मान होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। बिल्कुल आसानी से बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। हाँ 10th वाला ही है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है तो 10th का ही ना यार, ये है तो 10th का ही ना।
ट्वेल्थ में ज्यादा क्रेमर रूल पे नहीं आता, एक इक्वेशन सॉल्व करने को आ जाती है ट्वेल्थ में, वो इक्वेशन सॉल्व करना तो मैं वैसे ही सिखा दूंगा, है ना, वो इक्वेशन सॉल्व करना तो मैं वैसे ही सिखा दूंगा। हाँ, इसका आंसर है बी, एक हल बी। 25% बच्चों ने उत्तर दिया, कुछ ने सी भी लगा दिया है, किसी ने, है ना, किसी ने ए भी लगा दिया है, ए भी लगा दिया, पेतियो अनंत हल बोल दिया है। जब मैंने बोला कोई हल नहीं के लिए अपने को के का मान निकालना है, अनंत हल भी बोल दिया है। चलो क्या मालूम क्या सॉल्यूशन करा था, देखते हैं किन्होंने जवाब दिया है। मोहित, छोटू, लक्की, कृष, ईशांत, शिवम, इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया है। शिवम कुमार, अखिल, आयुष, हरीश, है ना। चलो देखें, इन दोनों को सॉल्व करें, इन दोनों को सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, k + 1 k + 3, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इतना 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 सॉल्व कर रहा हूं, बराबर 8k, ये आएगा k² + 4k + 3, गुणा करते आना चाहिए। ये आएगा k² - 4k + 3 = 0। ये फैक्टर करूंगा, k - 1 और k - 3 = 0। तो k के अभी दो मान आए हैं, 1 और 3, लेकिन इसमें खुश मत हो जाओ। ये यहां रख के देखो, जैसे मैंने 1 रखा, 1 रखा, है ना, 1 रखा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 और 1, 8/1 + 4, k बराबर 1 रह रहा हूं। और इसको रखा कितना, 4/3 - 1। देखो जरा, ये आया 2/1, ये आया 8 ये 3 है, 8/4, और ये कितना आया 4/2। तो देखो तीनों बराबर हो गए, ये बराबर हो गया इसके, 2/1 2/2, तो ये तो अनंत हल हो गए, क्योंकि ये इक्वल आ गया ना, ये तो बराबर नहीं होना था ना, ये तो बराबर नहीं होना था, बराबर आया तो अनंत हल आ गया, ऐसे सोच ले। या फिर k की जगह यहां पे 1 रख दे, 1 रखो, तो ये कितना होगा, 2x, 8y = 4, यहां 1 रखो, x + 4y = 3 - 1 2। देखो दोनों समीकरण आपको एक जैसे ही नजर आ रहे हैं, ये भी वही लिखा है, ये भी वही लिखा है, दो कॉमन है, मतलब ये अनंत हल है। तो 1 इसका हल नहीं है, कोई हल नहीं के लिए गलत है। 3 रख के देखो, तो 3 रखोगे तो 3 + 1 4 और बटे 3, और यहां 8/3 + 3, और यहां रखो 4 × 3 और बटे 9 - 1। देखो जरा, ये तो है 4/3, ये है 8/6, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन क्या ये बराबर है क्या 12/8? ये बराबर नहीं है, ये 4/3 है, ये 8/6, मतलब 2 से काटो तो ये भी 4/3 है, लेकिन इसको 4 से काटो तो ये 3/2 है। देखो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन आ रही है, तो केवल एक ही सॉल्यूशन है। क्या है, के कितने मानों की संख्या, मानों की संख्या केवल एक है, केवल एक है। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। अब जो मैं आगे का समझाने जा रहा हूं, यहां तक का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जरा उसको मैं चैट बंद करके समझाऊंगा। 3 समीकरणों का निकाय है। अब 3 समीकरणों का निकाय है, मैंने यहां पर लिख के भी रखा है, ये लिखा है, ये 3 समीकरण लिखे हैं, देख लो ध्यान से। 3 समीकरण लिखे हैं और इनको हमें सॉल्व करना है। अब मैं जो लॉजिक बताने जा रहा हूं उसको बच्चे बहुत ध्यान से गौर से देखना। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसकी केवल आपको थ्योरी आ गई तो कैलकुलेशन के अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं बचता। ये 3 इक्वेशन है, ध्यान से देखो, है ना। मैंने चैट इसलिए बंद करी ताकि आपस में बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो। चैट चल रही है क्या? नहीं चल रही ना। ज्ञानी बाबा ज्यादा है ज्ञानी बाबा तो इतने सारे हैं, मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आप में से कोई एक आध आके और यहां पर अच्छे से सब बता सकता है।
देखो ध्यान से सुनो, है ना, टाइम टाइम कलर भी चेंज, वैसे तो हाइट भी चले तो क्या दिक्कत है, पर कलर भी चेंज करते रहेंगे, है ना, कलर भी चेंज करते रहेंगे। ये 3 समीकरण है, मैंने यहां 5 सारणिक लिखे हैं। अब जो मैं आगे का बताने जा रहा हूं उसमें आपको सारणिक हल करते सबको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सारणिक हल करते आना चाहिए। वो मैं नहीं बताऊंगा, सारणिक मैं बिल्कुल सीधे सीधे सॉल्व करूंगा। ये 3 समीकरण है, मैंने यहां 4 डिटर्मिनेंट लिखे हैं। पहला सारणिक लिखा है इनके गुणांक a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये देखो ये 3 सारणिक लिखे हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। फिर मैंने एक सारणिक लिखा है, कैसा लिखा है देखो, पूरा वही है, बस पहली वाले की जगह क्या आ गया, d1 d2 d3। देखो a1 a2 a3 की जगह d1 d2 d3 आ गया, ये लास्ट बाहर वाला। सेकंड वाले में जो सेकंड रो है उसकी जगह पे d1 d2 d3 आ गया। थर्ड वाले में जो लास्ट कॉलम है, आखिरी रो मत बोलो, कॉलम बोलो, स्तंभ, आखिरी स्तंभ में क्या आ गया, d1 d2 d3 आया। देखो जरा कैसे बने हैं चारों की चारों। पहला तो गुणांक से बना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। डेल्टा एक्स लिखा है, ये कैसे बना है, पहले वाले को हटाया और इसकी जगह पे d1 d2 d3 लिखा। डेल्टा वाई कैसे बना है, दूसरे वाले कॉलम को हटाया, उसकी जगह पे d1 d2 d3 लिखा है। डेल्टा जेड कैसे लिखा है, c1 c2 c3 को हटाया और उसकी जगह पे d1 d2 d3 लिखा है। अब सुनना जरा क्रेमर रूल, है ना, मैंने यहां पे लिखा, ध्यान से देखना, बहुत जोरदार चीज, बहुत जोरदार चीज। मैंने यहां पर लिखा एक डिटर्मिनेंट डेल्टा, ऐसा लिखा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अब मैंने क्या किया, डेल्टा में x का गुणा कर दिया, x का इसमें मल्टीप्लाई किया और x का मल्टीप्लाई पहले वाले स्तंभ में कर दिया, क्योंकि एक ही में कर सकते हैं। तो a1x a2x और a3x हो गया, ऐसा हुआ। b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब क्या किया भाई, मुझे समीकरण क्या मालूम है, a1x b1y c1z। अब मैंने क्या किया, मुझे प्रॉपर्टी मालूम है, कॉलम वन में y टाइम्स c2 और z टाइम्स c3 ऐड किया। कॉलम 1 में y टाइम्स c2 और z टाइम्स c3 ऐड किया, तो ये कितना हुआ, डेल्टा इंटू एक्स बराबर, इसमें मैंने y टाइम्स मतलब a1x b1y और c1z हो गया। ये ऐसा कर सकता हूं ना, कितनी भी बार इसको इसमें जोड़ सकता हूं ना, b2y c2z हो गया। ये क्या हुआ, a3x b3y c3z हो गया। बाकी दोनों ऐसे लिख दिए। ऐसे लिख दिए, बाकी दोनों ऐसे लिख दिए। अब देखो जरा इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, आप देखो, ये d1 है, ये d2 है और ये d3 है। देखो ये d1 है, ये d2 है, ये d3 है। मतलब क्या हुआ, डेल्टा इंटू एक्स बराबर, ये क्या आया, d1 d2 d3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, और इसको हमने क्या नाम दिया है, डेल्टा एक्स। बेटा डेल्टा इंटू एक्स है और इसको मैंने डेल्टा यहां चरण में लिखा डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब x बराबर क्या हो गया,
डेल्टा एक्स अपॉन एक डेल्टा। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर इसमें डिवाइड कर दूं, मतलब एक्स निकालना है तो डेल्टा एक्स में डेल्टा का डिवाइड कर दिया जाए। वाई निकालना है, इसी प्रकार डेल्टा वाई में डेल्टा का डिवाइड कर दिया जाए। इसमें उसका डिवाइड करोगे एक्स आ जाएगा, इसमें इससे डिवाइड करोगे वाई आ जाएगा। और जेड निकालना है तो डेल्टा जेड में डेल्टा का डिवाइड कर दिया जाए। तो एक्स वाई जेड मेरे पास आ चुका है, एक्स वाई जेड मेरे पास आ चुका है। क्या आ चुका है मैं यहां पे लिख देता हूं। तो 3 रिजल्ट मेरे पास आए हैं, 3 रिजल्ट आए हैं। एक्स बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वाई बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, और z बराबर डेल्टा z अपॉन डेल्टा। मतलब केवल डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा तो मैं क्वेश्चन का आंसर ले आऊंगा। ऐसा आ चुका है ना। 3 बातें आई है यहां पे, 3 बातें आई है, देखना जरा क्या आया है। डेल्टा इंटू वाई बराबर डेल्टा वाई, डेल्टा इंटू जेड बराबर डेल्टा जेड। अब सुनो यदि पहली कंडीशन यदि डेल्टा 0 नहीं है, देखो ये डेल्टा 0 नहीं है, डेल्टा 0 नहीं है, डेल्टा 0 नहीं है, तो x भी कुछ ना कुछ निकलेगा, y भी कुछ ना कुछ निकलेगा, z भी कुछ ना कुछ निकलेगा। तो बोलेंगे अद्वितीय हल है। इसकी ज्योमेट्री भी बताऊंगा। अद्वितीय हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। अरे ये मैंने प्रूव करवाया है, प्रूव नहीं भी करो तो आप यहां से याद रखो, यहां से याद रखो। यदि डेल्टा कुछ ना कुछ है, डेल्टा कुछ ना कुछ है, तो इसमें ऊपर वाला कुछ भी हो, नीचे कुछ ना कुछ आया तो इसमें पक्का डिवाइड होगा। डिवाइड होगा तो एक्स वाई जेड की सिंगल वैल्यू आएगी, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होगा। दूसरा देखो सेकंड कंडीशन देखो। सेकंड कंडीशन ये बोलती है कि यदि डेल्टा 0 है और देखो ये डेल्टा 0 है, मतलब ये सारे 0 एक्स वाई जेड के साथ 0 ही हो जाएंगे, 0 ही हो जाएंगे। डेल्टा 0 ये 0 नहीं है, इनमें से कोई ना कोई एक, कम से कम एक 0 नहीं है। डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में से कम से कम एक 0 नहीं है। मतलब इसमें जैसे सपोज करो ये तो 0 है, एक से ये 1 है। अब देखो इसका कोई हल नहीं है, एक से एक भी नहीं निकलेगा जिसके लिए 1 आ जाए, तो बोलेंगे कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। कैसे? पहली बात, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, अद्वितीय हल। डेल्टा 0 है लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक कुछ ना कुछ आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है अशून्य है, शून्य नहीं है, तो कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। और दूसरा हुआ ये। तीसरा, डेल्टा बी 0, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, यदि सारे के सारे 0 आ गए तो 2 कंडीशन हो सकती है, अनंत हल भी हो सकता है, क्योंकि एक्स वाई जेड आप कुछ भी रखो, ये भी 0 ये भी 0, एक्स कुछ भी रखो, 0 0 बराबर आएंगे, अनंत हल हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन हो सकती है, या कोई हल नहीं, जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये कैसे आया है इसकी बात अभी चर्चा करेंगे, इसको हम अलग से देखेंगे, अभी बात इसकी मत करना। बोले ये कैसे लिखा है ये बताना है, ये स्पेशल केस है। फिर से सुन लो पूरी बात, फिर मैं चैट चालू करता हूं बताना।
पहले सुनो, ये बात तो समझ में आ गई। डेल्टा के सारे रिजल्ट ये रहे 4। डेल्टा है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स के लिए इसकी जगह पे D1 D2 D3 आ गया। डेल्टा वाई की जगह सेकंड वाले कॉलम में D1 D2 D3 आया, दूसरे वाले स्तंभ में। डेल्टा जेड की जगह तीसरे वाले स्तंभ में D1 D2 D3 आया। एक्स वाई जेड ऐसे निकाला जाता है। अब पहली बात, डेल्टा 0 नहीं है तो फिक्स हो गया, अद्वितीय हल है। डेल्टा 0 है लेकिन इनमें से कोई एक 0 नहीं है तो कोई हल नहीं है, और सारे 0 हैं तो अनंत हल है। लेकिन कभी कभी ये कोई हल नहीं भी आता है, इसके बारे में अभी चर्चा बाद में करेंगे। अभी इतने रिजल्ट है। अब मैं कर रहा हूं चैट चालू, फालतू बात मत करना, जो जो समझ में नहीं आया वो पूछना। इस बैच में कुछ फालतू का बात करने वाले बच्चे भी है, वो भी सुधर जाओ, मतलब अभी से समझ जाओ तो तुमको आगे मजा आएगा। बोलो जरा यहां तक पूरा क्लियर है या नहीं। लास्ट वाला जो रेड वाला ये वाला पार्ट है, इसकी बात अपन थोड़ी देर बात करेंगे। बोलो बच्चों, बोलो जरा। देखो अब वो बोल रहा है डाउट माय, चेक माय डाउट। पहले तू ये तो बता इसमें कुछ समझ में आया कि नहीं आया, या बताना क्या नहीं आया, किसका डाउट है, किसका डाउट है, मतलब कोर्स कैसे आगे बढ़ेगा। फिर से एक बार तो आप फिर से देख सकते हो। आईआईटी का पेपर कब होता है, तो जनवरी और अप्रैल में होता है। अद्वितीय हल मतलब जब डेल्टा 0 नहीं है तो अद्वितीय हल लिखा है साफ साफ। समझ नहीं आया तो फिर से पढ़ ले नीलू, समझ में आएगा। समझना पड़ेगा, क्योंकि अब तो अपन 12th में साथ में जेई करने वाले हैं। बड़े अक्षरों में लिखा करो, जब स्टेप्स बहुत बड़ी हो जाती हैं तो अक्षर छोटे हो जाते हैं, नहीं तो मैं बड़ा करने की कोशिश करता हूं। कोई हल नहीं वाला समझ में नहीं आया, मतलब जब A1/A2 B1/B2 बराबर हो लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो। फिर से आप देख लीजिएगा, है ना, जिसको समझ में नहीं आए वो फिर से देख लीजिएगा, और कुछ समझ नहीं आ रहा तो क्लास में गलत आ गया है। यदि ऐसा कोई बच्चा बोलता है ना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो शायद क्लास गलत आ गए हैं, शायद तुम नीट वाले बच्चे होगे या 9th, कुछ ऐसा बोला है यदि कि कुछ भी समझ नहीं आया ऐसा बोल रहा है तो फिर ये प्रॉब्लम है ना। हाँ, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया वो तो चलता है ना। अभी जैसे बोल रहा है समझ नहीं आया तो एक बार फिर से सुन ले। डेल्टा 0 नहीं हो तो अद्वितीय हल एक ही हल है। डेल्टा 0 है लेकिन बाकी ऊपर वाले 0 नहीं है, कोई भी एक, कम से कम एक, तो फिर कोई हल नहीं है। और चारों 0 है तो अनंत हल है। इतना ही बताया मैंने। फर्स्ट स्टेप कौन सी, फर्स्ट स्टेप नहीं समझे बेटा। सारणिक में मैंने बताया है कि जब किसी संख्या का गुणा करते हैं तो किसी स्तंभ या किसी कॉलम, किसी पंक्ति में गुणा कर सकते हैं। मैंने x का गुणा करा इधर तो इसमें गुणा कर दिया, है ना। फिर अब इसमें y बार और इसको z बार इसमें जोड़ा तो ये D1 D2 D3 बन गया। तो डेल्टा इंटू एक्स बराबर डेल्टा एक्स आया, तो x बराबर डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। सिमिलरली डेल्टा वाई मैंने आपको क्रेमर रूल भी बता दिया, और कैसे निकालना है ये भी बता दिया। डेल्टा 0 नहीं है तो अद्वितीय हल है। डेल्टा 0 होंगे तो जब इधर वाला ही 0 हो गया तो एक्स वाई जेड क्या आएगा, मतलब यदि इधर भी 0 होता तो अपन बोलते हैं अनंत हल, लेकिन यदि इधर 0 नहीं है तो बोलेंगे कोई हल नहीं। सोच जरा, डेल्टा आया मान लो 0 और डेल्टा वाई आया 1। अब बता, ये तो 0 हो गया, ये 1 हो सकता है क्या, हो ही नहीं सकता, तो हल नहीं है। लेकिन जैसे इधर 0 आया, इधर भी 0 आया, अब इसका हल हो सकता है कि हाँ जो चाहे वो रख लो, x 0 बराबर 0 होगा ही, तो अनंत हल हो जाएंगे, है ना। मैं एक शॉर्ट में और लिखूं, अभी शॉर्ट में भी बताता हूं। चलो पहले क्वेश्चन से आते। ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन आपके पास लिखा है, देखना।
ये क्वेश्चन दिया है, बोले इन समीकरणों के निकाय हल कीजिए। 12th बोर्ड में तो सीधे सीधे समीकरण हल करने को आएगा। ये डेल्टा है, ये एक्स है और ये डेल्टा एक्स है। डेल्टा है, डेल्टा मतलब इसको बोलते हैं डेल्टा बोला है हमने, इसको हमने d1 d2 d3 बोला, तो ये डेल्टा एक्स है। इसको पक्षांतर किया, नीचे ले गए तो x बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा आया। इतना सरल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है, इतनी सिंपल सी बात है। अरे ये तो सिंपल बोर्ड लेवल का ही है यार, बोर्ड लेवल का ही है। ये लास्ट पार्ट चल रहा है जो जेई में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इसको 12th प्लस जेई है ना, तो उसके लिए भी थोड़ा बताना पड़ेगा ना। बोर्ड के लिए मैंने आपको 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 चारों बता दिया ना। मैंने ये भी बोल दिया ना कि 4.2 के जो जो क्वेश्चन नहीं आए मैं वो और बता दूंगा, बता दिया ना, सब बोल दिया। तो अब ये भी, अब ये एग्जाम्पल, ये रहा एग्जाम्पल, वेट ही नहीं करते। ये तीन इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8, 2x प्लस y माइनस z बराबर 1 बराबर है 1, और 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर है 4। पहले डेल्टा निकाल लो। कैसे निकालोगे? 3 2 4 माइनस 2 1 माइनस 3 और 3 माइनस 1 2, ये डेल्टा निकाल लो। पहले डेल्टा निकाल लो, पहले क्या निकाल लो? डेल्टा निकाल लो। 3 माइनस 2 3 और 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2। इसको मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्व करते अब आपको आना चाहिए 3 के साथ क्या आएगा? 2 माइनस 3। अब यार ये कैलकुलेशन आपके लिए भाई, 3 के साथ क्या आएगा? 2 माइनस 3, माइनस 2 के साथ कितना आएगा? 4 प्लस 4, और 3 के साथ कितना आएगा? माइनस 6 माइनस 4। अब बोले कैलकुलेशन तो है यार, अब आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए। 8 दूनी 16 और ये माइनस का 30, तो कितना हुआ? 30 और 3 33 में से 16 गया तो माइनस का 15। शायद चेक कर लो यार, 15 आया कि 17 आया? 17 आया। कितना आया? 17 आया, 17 आया। चेक कर लो इसको। ये मैंने निकाल दिया डेल्टा। 3 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 4 प्लस 4 8 दूनी 8 दूनी 16, 3 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 30, माइनस 30 मतलब ये माइनस 14 माइनस 3 माइनस 17। अब निकाला मैंने डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स निकाला। डेल्टा एक्स कितना आएगा? पहली वाली पंक्ति की जगह 8 1 4 लिख दो, 1 4 लिख दो। बाकी दोनों ऐसे ही रहने दो, बाकी दोनों ऐसे ही रहने दो। मतलब कुछ बच्चों की कोई दुश्मनी है क्या बेटा? दुश्मनी क्या कि नहीं, केवल हम तो किसी भी तरह से सेटिस्फाइड होंगे ही नहीं, क्योंकि हम बैठे हैं कहां पर? मतलब स्क्रीन के सामने, जो इच्छा होगी वो लिखेंगे। ऐसा है क्या? ऐसा है क्या? पढ़ने नहीं आए क्या? देखो डेल्टा एक्स निकालते हैं। ये आया 8। अब इसकी प्रैक्टिस जोरदार होना चाहिए। 2 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 2 2 प्लस 4 और प्लस 3 माइनस 3 माइनस 4। इसकी प्रैक्टिस आपकी जोरदार होना जरूरी है। ये माइनस 8, 6 दूनी 12 और माइनस 7 दिया 21, 21। ये आया कितना? 4 और ये माइनस 17। तो x कितना हुआ? डेल्टा x अपॉन x, मतलब डेल्टा x अपॉन डेल्टा। तो x कितना आया? माइनस 17 बटे माइनस 17 बराबर 1। इसी तरह से आप डेल्टा y और डेल्टा z दोनों खुद निकाल लो। 12th में तो इसी लेवल का क्वेश्चन आता है, 12th में तो इसी लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बोलो समझ में आया?
बोलो भाई, समझ में आया? ये जो मैंने अभी तक बताया समझ में आया हो तो ए बोलो, समझ में नहीं आया हो तो बी बोलो। समझ में आया हो तो ए जवाब बोलो, समझ में नहीं आया हो तो बी बोलो। देखो तो सही कितने बच्चों को समझ में नहीं आया है। समझ में आया हो तो ए बोलो, समझ में नहीं आया हो तो बी बोलो। जल्दी से बताओ जरा, देख लूं मैं। यार कैलकुलेशन करना सीखो तुम यार। ये कैलकुलेशन कैसे किया है ये तुम, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, ये तो तुमको आता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करते नहीं आता, सेकंड वाला माइनस का लेते हैं, इसलिए माइनस माइनस +2 होगा। सारणिक हल करना सीखो, घर पे प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे से, है ना? नाराज नहीं होना, घर पे प्रैक्टिस करो अच्छे से, घर पे प्रैक्टिस करो खूब। डिटर्मिनेंट कम से कम सारणिक हल करना आ जाए, सारणिक हल करना आ जाए, सखंड और वो निकालना आ जाए, और ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, तो बोर्ड का हो जाएगा काम तुम्हारा, तो बोर्ड का काम हो जाएगा। है देखें जरा, 80% के ऊपर बच्चों को समझ में आया है ना? और ये जो 14% है इनको बेटा अच्छा रे, मतलब कुछ तो सी और डी भी लगा रहे। महान हो आप, महान हो आप। जो बच्चों को समझ में नहीं आया है बार बार देखो, यदि ये आपको समझ में नहीं आएगा तो प्रॉब्लम आएगी। इतना समझ में आना ही चाहिए। डेल्टा वाई डेल्टा जेड तुम निकाल लेना। देखो जरा क्वेश्चन, देखो जरा क्वेश्चन। अब ये एक क्वेश्चन दिया है ना, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, है ना? x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 10 और x प्लस 2y प्लस pz बराबर q। अब सुनो, p और q के मान निकालना है कब? जब ये अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है और अनंत हल है, और अनंत हल है। मैं आपको इसकी 2 मेथड बताता हूं, बहुत प्यारी प्यारी मेथड। एक तो सीधे करूंगा बेटा, सीधे सीधे 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो सीधे सीधे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना? सीधे सीधे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, है ना? देखो जरा, एक तो सीधा पहले अद्वितीय हल, मतलब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। पहले तो इसको ले लो, इसको ले लो 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 और 1 2 p इज नॉट इक्वल टू 0। यदि अद्वितीय हल है तो यह डेल्टा का मान 0 नहीं होना चाहिए, डेल्टा का मान 0 नहीं होना चाहिए, है ना? इसको सॉल्व करूं, इसमें से मैं इसको घटा देता हूं, R3 में से R2 कर देता हूं, तो ये आएगा 1 1 1, ये होगा 1 2 3 और ये होगा 0 0 p माइनस 3। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आएगा p माइनस 3। इसके लिए सॉल्व होगा, ये 2 माइनस 1 तो p माइनस 3, है ना? तो कोई हल नहीं है, मतलब p माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब p इज नॉट इक्वल टू 3। तो कोई हल नहीं, मतलब क्या? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होगा? अद्वितीय हल कब होगा? अद्वितीय हल कब होगा? जब x कितना हो, मतलब p कितना हो, p जो हो वो कुछ भी हो, पर केवल क्या नहीं हो? 3 नहीं होना चाहिए। यदि 3 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, 3 के अलावा कुछ भी रख दो ये 0 नहीं होगा। मतलब इसका हल क्या होगा? सारी वास्तविक संख्याएं 3 को छोड़कर, सारी वास्तविक संख्याएं 3 को छोड़कर, फिर शुरू हो गए रॉन्ग लिखना, मतलब लिखना ही है। सारी वास्तविक संख्याएं 3 के अलावा जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं वो आपका अद्वितीय हल होगा। यहां 3 के अलावा कुछ भी लिखा हुआ आ जाए तो अद्वितीय हल होगा, 3 के अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। कोई हल नहीं है में देखें। अब देखो अपन क्या करते हैं, एक निकालता हूं मैं डेल्टा वाई, एक डेल्टा वाई निकालता हूं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों निकाल देता हूं, तीनों निकाल देता हूं, तीनों निकाल देता हूं, है ना? पहले लेता हूं मैं डेल्टा वाई, जरा निकाल के बताना सब लोग। यहां पर क्या आ जाएगा? 6 10 क्यू, 6 10 क्यू 1
2 2 1 2 2 और 1 3 और P, ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स कितना आएगा, देखो जरा, डेल्टा एक्स कितना आएगा। देखो भाई, ये बात तो क्लियर हो चुकी है, ये बात तो क्लियर हो चुकी कि P की वैल्यू 3 आएगी। यदि कोई हल नहीं की बात कर रहा हूं तो P बराबर कितना आएगा, ये 3 आएगा, P बराबर 3 आएगा। कोई हल नहीं है या अनंत हल है तो इसमें भी P बराबर 3 आएगा। ये बात तो पहले ही क्लियर हो चुकी है, ये बात तो पहले ही क्लियर हो चुकी है कि कोई हल नहीं है या अनंत हल है, उसके लिए P बराबर 3 होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए, P बराबर 3 होना चाहिए। अद्वितीय हल के लिए P 3 नहीं होना चाहिए। ये देखो बिल्कुल डेल्टा निकाला, डेल्टा निकाला, डेल्टा निकाला तो P -3 आया। P -3 जीरो नहीं है, मतलब P जब 3 नहीं है तो अद्वितीय हल है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 3 है तो या तो कोई हल नहीं है या अनंत हल है। इसलिए मैं डेल्टा एक्स को सीधे क्या करता हूं भाई, डेल्टा तो मैंने 0 बोल ही दिया है, डेल्टा तो मैंने 0 बोल ही दिया है। अब मैं इसको P को 3 ले लेता हूं। जब मैं यहां 3 लूंगा, यहां पर 3 लूंगा, 1 2 3 1 2 3 और 6, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा, है ना। डेल्टा वाई लेता हूं, डेल्टा वाई लेता हूं, 1 1 1 और 6 10 Q और 1 3 3, ऐसा ले लेता हूं, ऐसा ले लेता हूं, है ना। इसको सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करता हूं कैसा, R3 माइनस R1 करता हूं, R3 माइनस R1 1 6 1 1 6 1 और 1 10 3 और 0 Q और 0 Q माइनस 10 और 0, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, Q माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस के लिए सॉल्व करेंगे, -2 Q माइनस 10 आया, ऐसा आया। डेल्टा Z भी निकाल देता हूं, 1 1 1 फिर क्या है 1 2 2 और 6 10 Q। इसको भी सॉल्व करता हूं, R3 माइनस R2 करता हूं, सिंपल सॉल्व कर रहा हूं, इसमें कुछ पूछने वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए Q माइनस 10 आएगा। चलो तुमने सॉल्व कर दिया, अब सुन लो, है ना, सुनो जरा। डेल्टा 0 नहीं है, मतलब कब होगा डेल्टा 0 नहीं, जब P 3 नहीं होगा, मतलब 3 के अलावा कुछ भी रखो P की वैल्यू, ये अद्वितीय हल आएंगे। उसके लिए डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड से कोई लेना देना नहीं है ना। डेल्टा एक्स 0 आया जब मैंने P 3 लिया, P कितना लिया है 3 लिया, डेल्टा एक्स 0 आया। डेल्टा वाई Q माइनस 10 आया, -2 इंटू डेल्टा जेड भी Q माइनस 10 आया। अब सुनो, यदि ये तीनों 0 हो जाएं तो अनंत हल हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा तो 0 है ही। और यदि ये तीनों 0 नहीं हो, मतलब कोई ना कोई एक 0 नहीं हो, तो ये कोई हल नहीं होगा। यदि Q बराबर 10 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। Q बराबर 10 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे। Q बराबर 10 हो जाएगा तो मतलब यदि Q बराबर 10 होगा तो डेल्टा एक्स और P बराबर 3 होगा तो डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड सारे 0 होंगे, अनंत हल होंगे। और P बराबर 3, लेकिन Q यदि 10 नहीं हुआ तो फिर ये 0 नहीं होंगे, तो कोई हल नहीं होगा। फिर से एक बार सुन लो पूरी बात, एक बार फिर से सुन लो। पहले मैंने डेल्टा निकाला, कैसे निकाला वो आप निकाल सकते हो। ये आया P -3,
यदि ये जीरो नहीं है तो बोलेंगे हम अद्वितीय हल है। बिल्कुल बार बार रिपीट कर रहा हूं, मतलब यदि P 3 नहीं है तो ये अद्वितीय हल है। अब यदि P 3 है मतलब डेल्टा जीरो है, तो अब मुझे डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड निकाले। डेल्टा एक्स आया जीरो, डेल्टा वाई आया -2 इंटू क्यू -10, डेल्टा जेड आया क्यू -10। सॉल्यूशन आपका। अब यदि यह Q10 हो जाए, Q10 हो जाए तो ये भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। जब यदि तीनों जीरो हो जाएंगे तो वो अनंत हल होगा। तीनों जीरो हो गए तो अनंत होगा। और यदि Q10 नहीं हुआ तो ये जीरो नहीं होंगे, कोई हल नहीं होगा। फिर से बता दिया, फिर से बता दिया, फिर से बता दिया। जिसको छुट्टी चाहिए वो चले जाए, वो बंद कर दे पढ़ना। जो बाकी पढ़ रहे हैं उनको चुपचाप पढ़ने दो, ध्यान से देखो। क्या लिखूं? R3 माइनस कहां लिखा मैंने? R3 माइनस R2, R3 माइनस R2। सॉल्व आप कर लो, कैलकुलेशन आप कर लो। अच्छा, अच्छी बात है। फिर देखो, फिर देखो इसी क्वेश्चन को, फिर से देखो इसी क्वेश्चन को, फिर से देखो। इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से बताना चाहता हूं आपको। इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से बताना चाहता हूं, बहुत शानदार तरीका है। देखना, ऐसा समझ में नहीं आए तो एक शॉर्टकट मेथड इसकी। अब एक शॉर्टकट मेथड देखना जरा, शॉर्टकट मेथड। अब इसकी एक शॉर्टकट मेथड देखना। बेटा इसकी शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, ध्यान से देखना। एक तो ये मेथड तो सीधी सीधी है कि आपने पूरा सॉल्व किया और निकाला तो आप कर सकते हो। अब जरा सुनो, ये मेथड आपकी जेई में बड़ा काम करेगी। आप क्या करो, समीकरण हल करो और कुछ एक निकाल लो, जैसे एक्स निकाल लो, वाई निकाल लो या जेड निकाल लो, है ना। आपने सॉल्व किया और कुछ ऐसा आया। कैसा आया? कुछ इस तरह से आया। कुछ भी यहां पर मान लो a इंटू एक्स और बराबर यहां पर कोई भी रिजल्ट आया b, तो इसकी वैल्यू निकलेगी यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन, है ना। 0 इंटू एक्स बराबर इधर कोई वैल्यू आ गई आपकी, तो नो सॉल्यूशन। और 0x बराबर 0 आ गया तो अनंत हल। थोड़ा छोटे अक्षर हो गए क्या? मैं थोड़ा सा डिटेल में लिख देता हूं। देखो, मैं हल करूंगा, हल करने जाऊंगा और मुझे आखिरी में ऐसा मिला, ax बराबर b, a और b कोई भी नंबर, तो बोलेंगे अद्वितीय हल। 0x बराबर b मिला, b मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, a भी, तो बोलेंगे कोई हल नहीं। अभी समझा रहा हूं, रुक जाओ जरा सा। कोई हल नहीं। और 0x बराबर 0 मिल गया तो अनंत हल। x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो। चलो मैं सॉल्व करता हूं। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 10 और x प्लस 2y प्लस pz बराबर q, बराबर q। मैं कुछ भी सॉल्व करता हूं इसको, है ना। जैसे मैंने इसमें से इसको सॉल्व किया, है ना, इसमें से इसको, मतलब मैं अभी वैसे तो मुझे एक निकालना था, पर यहां पर देखो इन दोनों से डायरेक्ट ही निकल रहा है। एक ये है, सेकंड है और थर्ड है। अब मैंने थर्ड में से सेकंड को घटा दिया, थर्ड में से सेकंड को माइनस किया। देखना, ये आया p माइनस 3z बराबर q माइनस 10, ऐसा आया। ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, p माइनस 3 और q माइनस 10। अब देखो यहां पर ये कंडीशन मेरे पास आ चुकी। दिमाग लगाओगे तो मजा आ जाएगा यार, मतलब है ना, आपको ऐसा कोई बताएगा नहीं जो मैं यहां बता रहा हूं अभी। देखो, पहली कंडीशन क्या है? ये तो कुछ भी हो,
ये तो कुछ भी हो, ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब p माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब p बराबर 3 नहीं होगा तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अच्छा, फिर दूसरी वाली कंडीशन, p माइनस 3 तो 0 हो, लेकिन q माइनस 10 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर कुछ ना कुछ b आ रहा है ना, है ना, इधर कुछ ना कुछ b आ रहा है। तो यहां पे कितना हुआ, p बराबर 3 और q इज नॉट इक्वल टू 10, तो बोलेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तीसरा, p माइनस 3 भी 0 हो और q माइनस 10 भी 0 हो, मतलब p बराबर 3 हो और q बराबर 10 हो, तो अनंत हल। लो क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म जरा से में। अरे यार मजा आना चाहिए, मतलब है ना, ऐसा और इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। देखो जरा, मैंने क्या बोला, इनको दो को सॉल्व में, देखो 2 से नहीं होता तो 3 से, पर 2 से चूंकि कैंसिल हो गया, ये तो एक जैसे ही है, तो p माइनस इतना आया, ये 0 नहीं है तो पक्का अद्वितीय हल है। भाई इधर वाला 0 नहीं है तो अद्वितीय हल है ना, भले 100 जेड हो, किसी के लिए भी निकालो। इधर वाला 0 है लेकिन इधर वाला 0 नहीं है, मतलब ये 0 है लेकिन ये 0 नहीं है, तो कोई हल नहीं है। दोनों तरफ 0 है तो अनंत हल है। सवाल खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया। देखो जरा, जेई मेंस का क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, जेई मेंस का क्वेश्चन बताता हूं, पिछले ही साल आया। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, है ना। इसको मैं बताता हूं इसी मेथड से, भाई पूरी मेथड तो है ही डेल्टा वाली, तो इस मेथड से बताता हूं। पहले वाले में मैंने क्या किया, पहले मैंने शुरू, ये देखो, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया और इसको मैंने थर्ड बोल दिया। अब देखना जरा, पहले मैं सेकंड में से थर्ड का, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करता हूं। 2 अल्फा एक्स प्लस 3y प्लस जेड बराबर 1 और अल्फा एक्स, पहली वाली इक्वेशन 2y, टाइम बचाने की बात कर रहा हूं, इसको मैंने माइनस किया, माइनस किया, z कैंसिल कर दिया, क्या बचा, अल्फा एक्स प्लस y बराबर 0, एक इक्वेशन ये आ गई। अब इस दोनों को भी z माइनस करो, मतलब इसको पहले पूरा, इसमें 2 का इंटू करके लिख दो, इसमें 2 का इंटू, क्योंकि 2z आएगा तब कटेगा ना, तो 2 का इंटू करके लिख दिया। क्या लिखा, 4 अल्फा एक्स 6y 2z बराबर 2, और नीचे वाली इक्वेशन क्या है, नीचे वाली क्या है, 3x प्लस अल्फा y और प्लस 2z बराबर बीटा, माइनस करो, ये 2z कट गया, ये कितना आया, 4 अल्फा माइनस 3x 6 माइनस अल्फा y बराबर 2 माइनस बीटा। अब इनको और इससे y भी हटा दो, मैं y की वैल्यू यहीं से रख देता हूं, y बराबर लिख देता हूं माइनस अल्फा एक्स, ये यहां रख देता हूं इसकी जगह पे, तो ये कितना आया, 4 अल्फा माइनस 3x 6 माइनस अल्फा, इसको लिखा मैंने माइनस अल्फा एक्स। ये कितना हुआ जरा देखो, 4 अल्फा माइनस 3, माइनस अल्फा का इंटू करो, माइनस 6 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स बराबर 2 माइनस बीटा, 2 माइनस बीटा, ठीक है। ये कितना हुआ, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3 एक्स बराबर 2 माइनस बीटा। कैलकुलेशन में आप पे छोड़ रहा हूं, इसको लिखा मैंने अल्फा माइनस 3 और अल्फा प्लस 1, एक्स बराबर 2 माइनस बीटा। यह आ गई एक्स की इक्वेशन। पहले इन दोनों से z हटाया, फिर इसमें 2 का इंटू करके इससे z हटाया, फिर उन दोनों से y हटा दिया, एक फॉर्म में लिख दिया, x के फॉर्म में लिख दिया, x के फॉर्म में लिख दिया। ये भी नहीं आ रहा है सॉल्व करना, 10th में किया था, z एलिमिनेट किया, नीचे वाले 2 से 2z z एलिमिनेट किया, यहां से सब्स्टिट्यूशन y बराबर माइनस अल्फा एक्स y की जगह रखा,
एक्स कॉमन निकला, 4 अल्फा माइनस 3 माइनस 6 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 3, फैक्टर किए अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 1। कैलकुलेशन में आप पे छोड़ रहा हूं, इतना आया, इतना आया। अब देखो समझो क्वेश्चन। अब मैंने ये सब मिटा दिया, कॉपी कर दिया है उधर। अभी मेरे पास, अब देखो यहां से क्या करना भाई, जैसा 10th में करते थे, पहले z को एलिमिनेट किया, हटाया, विलोपन विधि जो 10वीं में सिखाई गई थी उस मेथड से मैंने यहां लिखा अल्फा माइनस 3 अल्फा प्लस 1 एक्स बराबर 2 माइनस बीटा। पहला बोल रहा हूं मैं अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होगा? जब अल्फा माइनस 3 और अल्फा प्लस 1 जीरो नहीं हो, मतलब अल्फा ना तो 3 हो ना ही अल्फा माइनस 1 हो, तो यह अद्वितीय हल होगा। देखो पढ़ो इसमें, अल्फा बराबर -1 है ना। अभी ये तो देखो यूनिक हल की कोई बात ही नहीं है, यूनिक हल के बारे में दिया ही नहीं, चलो ठीक है। दूसरा देखते हैं, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं की क्या कंडीशन होती है कि या तो अल्फा बराबर 3 हो, अल्फा बराबर -1 कुछ भी एक हो, या अल्फा बराबर -1 हो, लेकिन जो इधर है, ये जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो बीटा इज नॉट इक्वल टू 2। और तीसरा भी लिख देता हूं, अनंत हल कब होगा? अनंत हल कब होगा कि अल्फा बराबर 3 या -1 आए और बीटा बराबर 2 आए। पढ़ो अब इसमें, अल्फा बराबर -1 बीटा इज नॉट इक्वल टू 2, तो कोई हल नहीं, बिल्कुल करेक्ट। अल्फा बराबर -1 ये जीरो बना देगा, बीटा 2 नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल करेक्ट। अल्फा बराबर -1 बीटा आर नहीं, बीटा यदि 2 हो गया तो अनंत हल हो जाएगा, इसलिए यह गलत। अल्फा 3 है और बीटा 2 नहीं है, अल्फा 3 है और बीटा 2 नहीं है, तो कोई हल नहीं। देखो यार, अल्फा 3 है और बीटा 2 नहीं है, अल्फा 3 है और बीटा 2 नहीं है, 2 नहीं है। क्या असत्य कथन बताना अपने को, असत्य कथन बताना है। ये भी सत्य कथन, मैं ऐसा लिखता हूं, ये ट्रू था, ये फॉल्स था, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अल्फा 3 है और बीटा 2 नहीं है, तो भी कोई हल नहीं। अल्फा -1 नहीं है, यदि -1 नहीं है और बीटा 2 भी है, तो एक हल है, 100% है। यदि अल्फा -1 नहीं है और बीटा 2 है, तो हल निकल सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या तो अनंत हल निकल सकता है, या हल मतलब कम से कम एक हल होगा, तो ये भी ट्रू है। मतलब हमारा आंसर ये वाला है, हमारा आंसर ये वाला है। ध्यान से समझना पड़ेगा, ध्यान से समझना पड़ेगा। डी तो सही है भाई, 2 पर एक हल होगा ना, एक हल तो होगा ही होगा भाई, भले ही बीटा 2 है, अल्फा -1 नहीं है, -1 नहीं है, तो एक हल बनेगा। और मान लो बीटा 2 हुआ, अल्फा 3 भी हो गया, तो भी अनंत हल बनेंगे, पर हल तो आएगा ना, हल है। मतलब ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती, ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती, ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती। बोलो भाई, क्लियर बात है, क्लियर बात है। ऐसा ही देखो, ये आपका जेई 2020 का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये होमवर्क, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ना। अब देखो, इस क्वेश्चन को देखो, जेई मेंस 2023, बोले इसके अनंत हल हैं, किसके? x प्लस वाई प्लस के एक्स बराबर 2, 2x प्लस 3y माइनस z बराबर 1, 3x प्लस 4y प्लस 2z बराबर k।
इसके अनंत हल है। अनंत हल है मतलब डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड सब की सब 0 होना चाहिए। एक निकाल लेता हूं मैं कोई सा भी, डेल्टा 1 1 के 2 3 -1 3 4 2 और बराबर लिख दिया मैंने 0। बोला गया है कि अनंत हल है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। बोला गया है कि अनंत हल है, अनंत हल है, तो एक डेल्टा 0 रखा। यदि डेल्टा 0 आया तो बाकी भी 0 आना चाहिए। पहले इतना, यहां तक का स्टेटमेंट, ये इक्वेशन और इस इक्वेशन के अनंत हल है ना। 1 1 के 2 3 -1 3 4 2 तीनों लिया, बराबर रखा, 0 सॉल्व किया। 1 3 + 4 -1 4 + 3 के 8 -9 बराबर 0। ये आया 7। कैसे गड़बड़ हो रही, कैसे गड़बड़ हो रही। 6 + 4 6 + 4 6 + 4 10 -7 के बराबर 0, तो के बराबर 3 आ गया। अब के बराबर 3 के लिए अब आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, के की वैल्यू निकल गई 3। के की वैल्यू आ चुकी है 3, क्योंकि अनंत हल है तो डेल्टा बराबर क्या लिया, 0 लिया। डेल्टा बराबर 0 लिया तो के बराबर 3 आया, है ना। के बराबर कितना आया, 3। अब 3 में रख देता हूं इन दोनों इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में 3 में रख देता हूं, किसमें, इन दोनों इक्वेशन में। 3 के बराबर 3 रख रहा हूं, के बराबर 3 रख रहा हूं मैं इन दोनों इक्वेशन में। देखो जरा इक्वेशन क्या हो जाएगी, के बराबर 3 रखेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, समीकरण क्या हो जाएगा। 3 रखो यहां, 3 + 1 4x, 3 रखो, 3 दूनी 6 में से 1 गया, 5y और बराबर 7। 3 यहां भी रखो, 3 दूनी 6 और 1 7x, 3 और 5 8y बराबर 10। ये 2 समीकरण बन गए। पहले अनंत हल बोला था, डिटर्मिनेंट सॉल्व किया मैंने, के बराबर 3 आया, 3 मैंने यहां रख दिया, तो ये 2 रिजल्ट आ गए, 2 रिजल्ट आ गए। अब अनंत हल तो है नहीं, क्योंकि देखो ना 4/7 और 5/8 तो अलग अलग है, तो अद्वितीय हल तो है ही पक्का, अद्वितीय हल तो है ही, मतलब ये भी नहीं है और कोई हल नहीं है। इन दोनों में से एक है, किसको संतुष्ट कर रहा है ये देखना अपने को, मतलब जो एक्स वाई है इसमें से किसको संतुष्ट कर, अद्वितीय हल तो है ही, अद्वितीय हल तो है ही, इन दोनों में से किसको संतुष्ट कर रहा है वो देखना। इसको सीधे घटा के देखो तो, माइनस करके देखो तो, ये क्या आएगा, -3x, ये क्या आएगा, -3y, ये क्या आएगा, -3, -3 से सब में भाग दे दो तो ये क्या बनेगा, x + y बराबर 1। देखो जरा ये आया है, और देखो जरा ये लिखा है, x + y बराबर 1 को संतुष्ट करने वाला अद्वितीय हल होगा। बोले और तरीका हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। इन दोनों को हल करो और जो x y आए यहां पे रख के देखो, जिसको संतुष्ट करे वो उत्तर होगा, जिसको संतुष्ट करे वो उत्तर होगा। इतना सिंपल सी बात है, इतना सिंपल सी बात है। जिनको आईआईटी नहीं करना है, केवल 12th ही करना है, वो तो बेटा अभी तक मैं जितना बता दिया ना वो कर लो, है ना। जिनको आईआईटी करना है, आगे कुछ भविष्य बनाना है, वो बराबर, इससे क्लियर कुछ नहीं हो सकता। डेल्टा 0 और थोड़ा हमें स्पीड में, तो मुझे यार क्वेश्चन मतलब जैसे कैलकुलेशन है, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन। हाँ, कंसेप्ट बराबर समझा रहा हूं। अब सुनो, ज्यामिति व्याख्या अब इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, ये नहीं आए तो भी चलेगा, पर आ जाए तो मजा आ जाएगा, एडवांस के लिए काम आएगा। यहां तक था जो मैंने बताया, क्रेमर रूल वो हो गया, 12th बोर्ड वालों के लिए वहां तक कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको बता दिए जाएंगे। देखो इधर बोले डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या,
है ना। देखो यदि ऐसा कुछ भी लिखा होता है, क्या x प्लस 2y प्लस 4z बराबर 10 ऐसा लिखा है, या 9 ऐसा लिखा है। पहले मैंने ये बताया था आपको, अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना है, यहां पर बच्चों को ज्योमेट्री समझना है ना। पहले मैंने आपको बताया था यहां पे ये क्या है, ये सरल रेखा का समीकरण है दो। क्या है ये, सरल रेखा के समीकरण है। अब सुनो, अब सुनो, ध्यान से देखो जरा। ये क्या है, ये समतल का समीकरण है। क्या है, समतल का समीकरण है। समतल कैसे बनता है, समतल बनता है ऐसा, ये बनता है समतल जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। बोर्ड आपका एक समतल है, बोर्ड आपका एक समतल है ना। जैसे मान लो मैंने ऐसा बनाया, जैसा मैंने ऐसा बनाया, ये एक, ये दो, है ना, और ये बाहर की तरफ 3, ऐसा बना हुआ है। कोई जरूरी नहीं कि एक्स वाई जेड अक्ष है, 3 अलग अलग लाइन बनाई अलग अलग डायरेक्शन में, है ना। जरूरी भी नहीं कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब समझना, देखो एक समतल ये रहा, एक समतल ये रहा, और एक समतल ये रहा। तो तीनों समतल इस बिंदु पे कट रहे हैं। आप इसको ऐसा समझो, छत ले लो, 2 दीवार ले लो, तो एक कोना मिलेगा। मतलब दोनों दीवार और एक छत जाकर एक बिंदु पे मिलेंगे, तीनों समतल। जब तीनों समतल, ये 2 समतल और एक बीच में तीसरा समतल, जब तीन, ऐसा समझो, ऐसे देखो, ऐसा देखो, ये 2 समतल ये हो गए, एक समतल ये है, एक समतल ये, तीसरा समतल ये रहा, ऐसा तिरछा आ जाए भले ही, तो ये इस पॉइंट पे कटेगा। 2 दीवार और छत, एक कोना मिलेगा, वो उसका हल होगा, 3 समीकरणों का हल होगा, ये वाला पॉइंट। ये एक समतल इधर आया, है ना, ये एक समतल ऐसा आ गया मान लो, है ना, और एक समतल ऐसा कहीं पर आ गया। तो ये पॉइंट पे कट गए, ये पॉइंट पे कट गए, तो ये तीनों समतल। अब समतल मतलब ऐसा मत समझना जैसे एक लाइन मैंने ऐसी बनाई तो यहां से यहां तक नहीं है, इधर भी अनंत तक जा रही है, इधर भी अनंत तक जा रही है। जैसे बोर्ड समतल है तो ये इसकी साइज मत देखो, ये समतल उधर भी अनंत तक जा रहा है, इधर भी अनंत तक। एक समतल, 2 समतल, 3 समतल एक बिंदु पे कट रहे हैं, तो क्या है, वो यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। और इस कंडीशन में जो डेल्टा निकालते हैं वो 0 नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, बोले डेल्टा तो 0 है, पर इन तीनों में से कोई एक शून्य नहीं है, कोई एक शून्य नहीं है। देखना आप जरा क्या क्या हो सकता है। एक तरीका तो यह हो सकता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पहले मैं इसकी बात करता हूं। 2 समतल हो जाए समांतर, 2 समतल कैसे हो जाए समांतर, कैसे, ये एक आया, एक समतल आया, और ये दूसरा समतल आया, 2 हो गए समांतर समतल। 2 समतल हो गए समांतर, समांतर दिख रहे हैं क्या, यहां आपको देखना जरा ध्यान से, ध्यान से देखना। ये देखो x प्लस 2y माइनस जेड, एक ये, और एक देख 2x प्लस 4y माइनस 2z, 2 का इंटू हुआ है। यदि ये देखिए ऐसा लिखा है x, मैं ऐसा बताता हूं, ऐसा लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, तो ये समांतर समतल हो गए। तो देखो ये दोनों समतल समांतर, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2x 2y 2z।
x2y माइनस जेड, ये दोनों समांतर समतल, और तीसरा समतल इसको काट रहा है। देखो यहां भी कट रहा है ये, और यहां भी कट रहा है ये दोनों समतल। इसमें देखो दो समतल, एक ही है और एक ही है, ये दो समतल है ना, और तीसरा बीच में आया। तो इसने भी एक लाइन पे काटा, इसने भी एक लाइन पे काटा, लेकिन तीनों समतल आपस में कहीं नहीं कट रहे। तीनों समतल एक साथ कहीं पर नहीं कट रहे। ध्यान से देखो यार, दो समतल ऐसे हो गए, ये देखिए दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों समांतर हो गए, और तीसरा कोई और जो इनको काट रहा है। दो समतल समांतर है और तीसरा इन्हें काटता है, तो दो समतल समांतर हैं, दो समतल समांतर हैं, दो समतल, और ये तीसरा बीच में काट रहा है। दो हथेलियां मेरी, दो समतल, तीसरा। तो देखो यहां जहां काट रहा है ये भी एक लाइन, यहां जहां काट रहा है ये भी एक लाइन, लेकिन तीनों आपस में नहीं कट रहे। तो नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, है ना। या फिर ऐसा हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए, ये देखो ऐसा हो जाए, ये दो समतल और ये तीसरा समतल, ऐसा ले लो। देखना जरा, ये झोपड़ी, ये बनी झोपड़ी, अब ये बनी झोपड़ी, ये जो दो समतल है ये यहां इस लाइन पे कट रहे हैं, ये इस लाइन पे कट रहा है, ये इस लाइन पे कट रहा है, लेकिन ये आपस में तीनों नहीं कट रहे, आपस में तीनों नहीं कट रहे। तो ये भी हो जाएगा नो सॉल्यूशन। मतलब ऐसा, इस तरह से देखो, ये देखो, ये एक समतल ये वाला, ये एक समतल नीचे वाला, और एक समतल ये वाला, ये दोनों इस लाइन पे कट रहे हैं, ये दोनों इस लाइन पे कट रहे हैं, और ये दोनों इस लाइन, लेकिन आपस में तीनों नहीं कट रहे। इसको आप करके देखो तो ये भी कोई हल नहीं, ये भी कोई हल नहीं। मतलब इसमें डेल्टा तो जीरो आएगा, देखो डेल्टा तो जीरो आएगा, 1 1 1 1 माइनस 2 1 माइनस 4 और 1 1 1, तो डेल्टा तो जीरो आएगा, लेकिन डेल्टा एक्स ही ले लो आप, डेल्टा एक्स ले लो, 1 3 6 1 माइनस 2 माइनस 4 और 1 1 1। अब ये जीरो नहीं आएगा, और समतल समांतर भी नहीं है, तो इसका मतलब ये समतल इस तरह से, ऐसे तीन समतल हैं, तो ये भी नो सॉल्यूशन है, ये भी नो सॉल्यूशन है। एक तो देखो तीनों समतल यदि कट रहे हैं आपस में किसी बिंदु पर, तो वो अद्वितीय हल है। ज्योमेट्री बता रहा हूं इसकी, क्वेश्चन बता चुका हूं, थ्योरी पूरी हो चुकी, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या सिचुएशन बनेगी यदि तीन इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो और एक्स वाई और जेड का सिंगल सिंगल मान आ रहा है, तो वह अद्वितीय हल है। मतलब तीनों समतल एक बिंदु पे कट रहे हैं। यदि नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, डेल्टा तो जीरो आ रहा है, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक शून्य नहीं आ रहा है, या तीनों शून्य नहीं आ रहे हैं। तो उसकी दो केस हो सकते हैं कि या तो दो समतल समांतर और बीच में से काटे, या तीनों समतल ऐसा क्या ट्रायंगुलर शेप बनाए, तो भी आपस में कहीं कटेंगे नहीं, एक साथ नहीं कटेंगे। अब बोले अनंत हल किसको बोलेंगे? तीसरा देखिए आप, अनंत हल किसको बोलेंगे? अनंत हल किसको बोलेंगे? तो सुनो, तीन समतल, मैं अनंत हल बताऊं आपको, अनंत हल का जानदार एग्जाम्पल बताता हूं। देखना जरा अनंत हल का एग्जाम्पल। ये एक समतल, ये दूसरा समतल, दो हो गए। ये दो समतल कहां कट रहे हैं? इस लाइन पे, इस लाइन पे। एक ये समतल, एक ये समतल, और देख ये रहा तीसरा समतल। तो ये तीनों समतल कहां कट रहे हैं? तो इस लाइन पे कट रहे हैं। ये सारे इसके हल है, ये सारे इसके हल है।
ये सारे के सारे इसके हल हैं। मतलब यदि समतल ऐसे हैं, देखना, एक ऐसा समतल है ना, एक जो है वो ऐसा समतल है, ऐसा समतल है, और एक जो है वो ऐसा समतल है। ये तीनों समतल इस लाइन पे कट रहे हैं, तो ये सारे इसके हल है। इस समय डेल्टा भी 0 है और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड ये तीनों भी 0 है। ये ऐसी कंडीशन है, चारों के चारों 0 हैं, ये अनंत हल है। लेकिन सुनो एक लास्ट, यदि समतल ऐसे हैं, 3 है, 1 2 3, अब ये तीनों समांतर समतल है इस तरह से, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3। ये एक जैसे आ जाए तो समांतर है। अब ये आपस में कहीं नहीं कट रहे, जबकि इसमें देखो आप डेल्टा निकालोगे तो भी 0 आएगा, डेल्टा x भी 0 आएगा, डेल्टा y भी 0 आएगा, डेल्टा z भी 0 आएगा, सभी 0 आएंगे, लेकिन फिर भी ये कोई हल नहीं बनेगा। एक बार फिर से, यदि डेल्टा 0 नहीं है तो अद्वितीय हल है, मतलब 3 समतल एक बिंदु पर कटते हैं। दूसरा, यदि डेल्टा 0 है लेकिन इनमें से कोई 0 नहीं है तो 2 केस हैं, या तो 2 समांतर समतल है, तीसरा उसको काट रहा है, या तीनों समतल कैसे हैं, एक प्रिज्म टाइप में है, प्रिज्म के रूप में है, तो भी नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन की ये केस है। लेकिन यदि चारों 0 हैं तो 2 केस हो सकते हैं, अनंत हल भी हो सकता है और कोई हल नहीं भी हो सकता है। अनंत हल कब हो सकता है, जब समतल समांतर नहीं हो और एक रेखा पे काटे, इस समय चारों 0 आएंगे और यह अनंत हल कहलाएगा। लेकिन कभी बाय चांस 3 समांतर समतल आ जाएं, ये बस एक केस, 3 समांतर समतल आ जाएं, मतलब सारे रिजल्ट 0 हो, फिर भी ये कोई हल नहीं की श्रेणी में आएगा। यही बात मैंने यहां लिखी थी। क्या मालूम इंटेलिजेंट बच्चे, आईआईटीएंस बच्चे हैं और नहीं, मैंने बताया था ना कि आप उतना भी कर सकते हो यार, कोई जरूरी नहीं है। ये देखो, ये रही बात। क्या बोला था मैंने, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0, अद्वितीय हल। दूसरा मैंने क्या बोला था, डेल्टा 0 है और इनमें से कोई एक 0 नहीं है तो कोई हल नहीं। मैंने क्या बोला था, यदि चारों 0 हैं तो अनंत हल भी हो सकता है, कोई हल नहीं भी हो सकता। लेकिन ये कब होगा, जब तीनों समतल समांतर होंगे और ये अलग दिख जाएगा, ये अलग हमें दिख जाएगा। 3 समांतर समतल ये अलग से दिख जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। ये तो स्पष्ट अलग ही, कैसे अलग दिखेगा, कैसे अलग दिखेगा, ये यहां दिखा है ना, ये यहां लिख के बताया ना मैंने, ये यहां लिख के बताया है, कहां पे, ये लिख के बताया है, ये यहां पे, ये ऐसा अलग ही दिख जाएंगे। ये तीनों एक जैसे दिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि इसमें सारे के सारे 0 तो बनेंगे, लेकिन फिर भी ये कोई हल नहीं वाली श्रेणी में आएगा। और यदि सारे एक जैसे नहीं दिखे और फिर भी चारों 0 आ जाए तो हम समझ जाएंगे अनंत हल है। ये मैंने आपको हर तरह का डिमॉन्स्ट्रेशन दे दिया। आपको तो केवल इतनी सी बात ध्यान रखना है, डेल्टा निकालते आना चाहिए, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड निकालते आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। और जितनी बार जो आपका आईआईटी मेंस एडवांस करना चाहते हैं, वो जितना चाहें उसको उतनी बार ज्यादा देख सकते हैं, उतनी बार ज्यादा देख सकते हैं, उतना ज्यादा आप देख सकते हैं, है ना। अब एक छोटी सी बात और बची है
है ना, क्योंकि अब मुझे चालू करना है मैट्रिक्स, है ना। पल मैं कोशिश ये करूंगा जो आपने क्वेश्चन दिए ना, अब चलो बच्चों मैं तुम्हारे साथ हो जाता हूं, है ना, जो आईआईटी जेई मेंस वगैरह कर रहे हैं, जो बोर्ड लेवल की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ भी एक बार हो जाता हूं, उनके साथ भी एक बार हो जाता हूं। क्या करते हैं, सबसे पहले तो 4.2 के तुमको जो जो क्वेश्चन नहीं आए, मैंने लगभग नंबर देख लिए, मैं वो सारे कल आपको बता दूंगा, है ना। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, ये वाली होमोजीनियस सिस्टम, ये दो चीजें बची हैं, ये दो बहुत सरल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, ये भी मैं आपको कल बताऊंगा, है ना। और इसके साथ इसके बाद मैं आपको मैट्रिक्स चालू करूंगा। क्या चालू करूंगा, मैट्रिक्स चालू करूंगा, है ना, मैट्रिक्स चालू करूंगा। समरी क्या रही अपनी, समरी क्या रही, समरी ये रही कि यदि दो इक्वेशन है, समरी जो मैंने पढ़ाया वो पूरा बता देता हूं, जो मैंने पढ़ाया वो पूरा बता देता हूं, है ना। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो अद्वितीय हल, इंग्लिश में लिखूंगा यूनिक सॉल्यूशन, है ना। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। और तीनों बराबर हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तो अनंत हल, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तीन इक्वेशन है, तीन वाली इक्वेशन है, a1x b1y c1z बराबर d1, a2x b2y c2z बराबर d2, a3x b3y c3z बराबर d3। यदि डेल्टा इसमें जीरो नहीं है तो अद्वितीय हल। बस सीधे सीधे ये बातें याद रह जाए तो काम हो जाएगा। यदि डेल्टा तो जीरो है पर डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z में से कम एक शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। एक, दो, और तीसरा डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z बराबर जीरो है, तो इसके दो रिजल्ट हैं, एक तो अनंत हल जो सामान्य केस है, चारों जीरो हो जाएं, और एक है कोई हल नहीं जो स्पेशल केस है, अलग ही दिख जाता है जब समांतर समतल हो। किसके लिए, तीन समांतर समतल के लिए। जितना मैंने क्लास में पढ़ाया वो पूरा मैंने यहां लिख दिया, मतलब इतनी बातें यदि आपको याद है तो काम कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बातें यदि आपको याद है तो काम कंप्लीट हो जाएगा। यही पढ़ाया है मैंने पूरा आज, यही पढ़ाया है मैंने पूरा आज। कल आपको समघात समीकरण कुछ बताऊंगा और साथ में क्या करूंगा, साथ में आपको, इसके साथ में आपको मैट्रिक्स की शुरुआत करेंगे। अपन एनसीईआरटी के 4-5 क्वेश्चन करेंगे और मैट्रिक्स की शुरुआत करेंगे। कल से अपन मैट्रिक्स की शुरुआत करेंगे। होमवर्क क्या है, समीकरण हल करो, समीकरणों के हल। जहां जहां आपको इक्वेशन दिखे उनको हल करना सीखो, है ना। डेल्टा x अपॉन डेल्टा y बराबर, सिंपल सा रूल याद रखो, ऐसा याद रखो। एक तो ये याद रखो, और डीपीपी के दोनों सॉल्यूशन करो। डीपीपी के सॉल्यूशन ये आपको होमवर्क में करना है। क्लियर बात है। बहुत सारे पीवाईक्यू बताएं, मैं सब कुछ बताता जा रहा हूं, सब कुछ बता जा रहा हूं। आई नीड फीमेल फ्रेंड, छोड़ पढ़ाई लिखाई, कहीं और चले जा बेटा। अच्छी फ्रेंड चाहिए तो आईआईटी सिलेक्ट हो जाए, एक से एक फ्रेंड मिलेगी। यदि आईआईटी सिलेक्ट एक बार हो गए ना तुम, भाई काहे के लिए बच्चे, पेरेंट्स क्यों बोलते हैं कि ज्यादा पढ़ो ताकि मेरे बच्चे ज्यादा आनंद लें, ज्यादा ऐश करें। ऐसा थोड़ी कि तुम कुछ मस्ती नहीं कर पाओ, ज्यादा मस्ती करो, पढ़ लोगे, खूब पैसा आएगा तो ज्यादा अच्छे से करोगे, ऐसा सोचते हैं,
है ना। तो अभी इतना करो, अब मैं आपको नया चैप्टर चालू करूंगा। एनसीईआरटी के पहले जो आपने बोले ना 4.2 के पहले वो करेंगे, फिर अपन देखो यार मैं अपनी पूरी शिद्दत से सारी चीजें आपको बता रहा हूं। समझ में नहीं आया आप इनको रिपीट करो, पहला चैप्टर है, आसानी से करो, काम आपका हो जाए। इतना आपको क्लास में या स्कूल में ये सब नहीं बताया जाएगा, ये सब नहीं बताया जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, जय हिंद।